बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हामिद राना और हमारा जो बायोलॉजी का चैप्टर जिसको हम स्टडी कर रहे थे वो था एंजाइम्स के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं हमारे पास जो कि एंजाइम के एक्शन को, एंजाइम के काम करने को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर बेसिकली कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम के काम करने को अफेक्ट करते हैं। ऐसे फैक्टर हैं कि जो कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन को स्लो कर देते हैं, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसको स्टॉप कर देते हैं। जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं उनको आज इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है एंजाइम कंसंट्रेशन के हवाले से सबसे पहला फैक्टर। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं बात करूं कि एंजाइम कंसंट्रेशन से यहाँ पर क्या मुराद है, तो इससे मुराद यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, तेज होना शुरू हो जाता है। उसमें रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम 2 फोल्ड्स इंक्रीज यहाँ पर करते हैं, 2 फोल्ड्स यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी रिएक्शन की जो स्पीड है उसको डबल हो जाती है। क्यों डबल हो गई है, यहाँ पर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है। तो उसको इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन एंजाइम की स्पीड है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें रिएक्शन किसके दरमियान परफॉर्म होता है, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट के दरमियान प्लस रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है सबस्ट्रेट के दरमियान। सबस्ट्रेट के बारे में भी आप पढ़ के आए हैं, तो उसमें हमने देखा था कि सबस्ट्रेट हम कहते हैं ऐसी शय, ऐसी सब्सटेंस हमारे पास जिसके ऊपर एंजाइम अफेक्ट करता है, या आप कह सकते हैं जिसके ऊपर एंजाइम असरअंदाज होता है और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है। उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। तो इनके दरमियान बेसिकली ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे, तो उसको इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सर्टेन लिमिट तक अगर हम मजीद एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी स्पीड मजीद इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास भाई 10 सबस्ट्रेट थी तो हमने क्या किया, हमारे पास पहले भाई 5 एंजाइम थे, तो उसमें हमने 5 एंजाइम में 5 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया और उसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया। मजीद हम देखते हैं कि इसकी हमने जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हमने इंक्रीज किया, ये हमारे पास 10 होगी। जब ये 10 एक्टिव साइट 10 सबस्ट्रेट के साथ मिलेंगी तो इसको किस में चेंज कर देंगी, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देंगी। इसमें हम मजीद हम देख रहे हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीज करें, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसकी जो स्पीड है वो मजीद इंक्रीज नहीं होगी, मजीद हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट थी वो क्या थी, लिमिटेड थी। जितनी हमारे पास सबस्ट्रेट थी वो एक्टिव साइट के साथ मिल गई और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी। मजीद हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो मजीद प्रोसीड आगे नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला फैक्टर हमने देखा कि अगर हम एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते जाते हैं तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज होता है। लेकिन सर्टेन लिमिट तक अगर हम उसको मजीद इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे पास रिएक्शन है वो मजीद प्रोसीड नहीं हो पाता। तो ये सबसे पहला हमारे पास फैक्टर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी बेसिकली हमारे पास उसी से मिलता जुलता है। इसमें हम देखते हैं if enzyme concentration is kept constant and substrate concentration increase further reaction cannot proceed। यहाँ पर हम पहले नंबर पर मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास हम सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते जाते हैं तो उसको इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। क्यों, उसकी वजह भी जैसे कि हम पहले देख के आए कि मजीद जब हम सबस्ट्रेट हमारे पास ज्यादा होगी वो जल्दी से एक्टिव साइट के साथ मिलेंगी और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दी जाएंगी। रिएक्शन जो होगा हमारे पास वो इंक्रीज होता जाएगा, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन सर्टेन लिमिट तक अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं
और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज फर्दर रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड। हम जो यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। उसकी वजह क्या होगी कि जैसे कि हमारे पास लिमिटेड एक्टिव साइट है, तो उन लिमिटेड एक्टिव साइट के साथ क्या होगा, वो सबस्ट्रेट मिलेंगी और प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगी। लेकिन जब हमारे पास एक्टिव साइट ही जो हमारे पास एक्टिव साइट थी वो ऑक्युपाइड हो गई है, उनके साथ रिएक्शन परफॉर्म हो गया, मजीद हमारे पास एक्टिव साइट नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पर डायग्राम भी ड्रा की हुई है ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं लाइन नीचे वाली, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन रेट है। रिएक्शन जो रेट है रिएक्शन का वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास मैक्सिमम रेट फॉर एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है, ए, और यहाँ पर बी हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर देखें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। जहां तक आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल, एक्टिव साइट मौजूद है, रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ये भी आएगा कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास जितनी हमारे पास एक्टिव साइट थी, ये हम देख रहे हैं कि यहां तक हमारे पास मैक्सिमम एक्टिव साइट थी, वो जितनी भी एक्टिव साइट थी वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, ऑक्युपाइड हो गई हैं। उनके साथ सबस्ट्रेट ने क्या कर लिया, रिएक्शन परफॉर्म कर लिया, उनके साथ बाइंड हो गई हैं। तो जब यहाँ पर ये इसके साथ बाइंड हो जाएंगी, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो मजीद इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये सेकंड हमारे पास फैक्टर था जो कि एंजाइम के रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास सेकंड इसका पॉइंट था। थर्ड हमारे पास भी आ जाता है टेम्परेचर के हवाले से, काफी इंटरेस्टिंग ये हमारे पास फैक्टर है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर अगर हम इंक्रीज करते हैं, थर्ड फैक्टर जैसे कि हमारा टेम्परेचर के हवाले से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया भाई कि ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। यहां पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह क्या होती है, हम देखते हैं कि जो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हीट क्या करती है, heat provides activation energy and therefore chemical reaction are accelerated at high temperature। जब हम यहाँ पर हीट जो प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं, वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के अंदर हेल्प करती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट हमारे पास रिएक्शन का रेट है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हमारे पास जो हीट होती है, हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहां पर अगर हम देखें, हीट प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, हीट प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्टेंट्स। यहां पर ये रिएक्टेंट्स को काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर रहा है। जब आपको पता है कि ये हीट जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इसकी वजह से जो हमारे पास हम देख रहे हैं कि उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, किसको, रिएक्टेंट को। जब रिएक्टेंट को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, आपस में उनकी कोलिजन होगी और कोलिजन के नतीजे में वो क्या करेंगे, उनके दरमियान रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो इससे हमें पता चला कि हीट क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, किसको, रिएक्टेंट्स को। जब रिएक्टेंट्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो आपस में मिलेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट है, वो यहां पर क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हमारे पास तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक खास पॉइंट तक, एक खास पॉइंट के ऊपर जाकर हमारे पास हम देखते हैं कि मजीद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मजीद इंक्रीज नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या होती है, जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब हम यहां पर देख लिया कि एंजाइम हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ये एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर काम करती हैं, या आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करती है।
खास टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। जब यहाँ पर हम मजीद टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये जो प्रोटीन है इनका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ये क्या होना शुरू हो जाता है, डी नेचर होना शुरू हो जाता है। जब हमें पता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये डी नेचर हो जाएगा, तो एंजाइम हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है, तो इनका जब स्ट्रक्चर ही डी नेचर हो जाएगा तो ये फर्दर अपना जो काम है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक खास पॉइंट तक, एक खास पॉइंट से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो मजीद हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम अपना बेस्ट काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। तो वो ह्यूमन बॉडी का क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे मजीद टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। अगर यहाँ पर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है, छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर है भाई 10, 20, 30 और ये हमारे पास 40, 50। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर 40, यहाँ पर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, आप यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं 37 के ऊपर मैक्सिमम जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है। मजीद जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका रिएक्शन जो रेट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास जो फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्शन को हमारे पास अफेक्ट करता है, वो है भाई पीएच के हवाले से। जैसे कि हमने देखा कि एंजाइम एक बेसिक एक खास टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, उस टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वो अपना काम परफॉर्म नहीं करते। इसी तरह हमारे पास एक स्पेसिफिक पीएच होती है जिसके ऊपर एंजाइम अपना काम परफॉर्म करते हैं। अगर इससे कम या ज्यादा पीएच होगी तो उस पर अपना जो एंजाइम होंगे वो अपना काम परफॉर्म नहीं करते। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एंजाइम के लिए जो बेस्ट पीएच मानी जाती है वो है 5 to 6। तो ये बेस्ट पीएच है जिसके ऊपर एंजाइम अपना बेस्ट वर्क परफॉर्म करते हैं। तो आप ये देख लें, ये बेसिकली ये जो हम देखते हैं न्यूट्रल के करीब करीब है। कुछ एंजाइम हम अगर हम यहाँ पर एग्जांपल करें, जैसे कि हमारे पास पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर अपना काम करता है। आपको पता है कि जो स्टमक का जो एरिया होगा वो बेसिकली हमारे पास एसिडिक इन नेचर होता है। तो हम वहां पर देखते हैं कि जो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हम देखते हैं कि अपना जो काम है वो 2 pH के ऊपर परफॉर्म करता है। अगर यहां से हम देखेंगे पेप्सिन की जो pH है उसको कम या ज्यादा करेंगे तो इसकी वजह से जो पेप्सिन है ये डीनेचर हो जाएगा, अपना काम परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह हमारे पास ट्रिप्सिन एक एंजाइम आ जाता है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है। उसको भी यहाँ पर हम देखें तो वो उसकी जो pH मानी जाती है वो 8 pH के ऊपर अपना काम परफॉर्म करता है। उससे अगर हम कम या ज्यादा करते हैं तो वो अपना काम परफॉर्म नहीं करता। तो